विद होल्डिंग टैक्स लगा हुआ था फाइलर्स के लिए हमने खत्म कर दिया। मैं पहले ये ऐलान कर चुका हूँ कि वो हम नॉन फाइलर्स के लिए भी खत्म कर देंगे। बैंकिंग सिस्टम से हमारे कैश टू डिपॉजिट रेशियोज हैव जंप्ड सिंस वी हैव इंट्रोड्यूस्ड दैट टैक्स, जिसके लार्जर इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेज आर फार वर्स देन दी 20-30 बिलियन ऑफ टैक्स दैट यू आर कलेक्टिंग। लोग अब समझते हैं कि हाँ जी वाकई में अब जो है एक नया काम करने का तरीका आ गया है और एक दयानतदारी से काम करने की अब आगे ज़रूरत है, वरना उसके अलावा जो है हुकूमत सीरियस भी है क्रैकडाउन करने के लिए। तो वो कह रहे हैं कि जी एक मौका ज़रूर दें आखिरी, ताकि जो जो अब आना चाहते हैं नेट के अंदर वो आए। वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। आज सबसे पहले हम बात करेंगे फाइनेंस मिनिस्टर असद उमर साहब ने जो अगले दिन एक मीडिया टॉक के अंदर हिंट दी कि शायद एक और एमनीस्टी स्कीम जो है हुकूमत लाने का सोच रही है। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि वो जो विदहोल्डिंग टैक्स था जो पहले उन्होंने फाइलर्स पे ख़त्म किया था, अब नॉन फाइलर्स पे भी ख़त्म कर रहे हैं। मगर ज़्यादा अहमियत दी गई है उनके बयान के उस हिस्से पे जहाँ उन्होंने कहा कि वो एक एमनीस्टी स्कीम ला रहे हैं ताकि जो लोग हैं जिनके अनडिक्लेयर्ड एसेट्स हैं वो उनको टैक्स नेट का हिस्सा बना सकें। और इसको अहमियत इसलिए दी जा रही है क्योंकि अपने जाने वाले दिनों में जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने एक ऐसी टैक्स एमनीस्टी स्कीम अनाउंस की थी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से बहुत तनकीद हुई थी और बहुत अपोजिशन आई थी। असद उमर साहब और इमरान खान साहब दोनों ने बहुत मुखालफत की थी और उसकी बहुत क्रिटिसिज्म की थी। मगर अब असद उमर साहब ये कह रहे हैं कि इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बिज़नेस कम्यूनिटी की तरफ से ये मुतालबा आ रहा है कि एक और मौका दिया जाए लोगों को कि वो टैक्स नेट का हिस्सा बन सकें। मगर ये क्या इस दफ़े वो इफ़ेक्टिव होगी अगर वो पिछली दफ़े नहीं हुई? और क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ये एहसास नहीं था कि जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ भी ये कदम ले रही है कि ये टैक्स नेट के अंदर इजाफा कर सकता है, मगर क्या कैपेसिटी हमारी इतनी है कि एक ऐसी एमनीस्टी स्कीम जो होगी वो अगर इंट्रोड्यूस की जाएगी तो उससे कोई फ़र्क भी पड़ेगा और लोग टैक्स नेट के अंदर आएंगे? इन सब इशूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं शबर जैदी साहब जो माहिर हैं टैक्स के। वेलकम टू द शो सर। जी सर, तो सबसे पहले तो यही सवाल है कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ एक टैक्स एमनीस्टी स्कीम लाई थी पिछले साल ही और उससे कोई ख़ास इतना इम्पैक्ट नहीं हुआ, तो इस दफ़े दोबारा एक टैक्स एमनीस्टी स्कीम लाके पीटीआई क्या अचीव कर लेगी? देखिए आरफा साहिबा, अगर आप मेरे बयानात को फॉलो कर रही हैं और पिछली एमनेस्टी स्कीम की भी मेरे बात को फॉलो कर रही हैं तो मैं शायद पहली बात तो ये क्लैरिफाई कर दूं कि मॉरली और एथिकली कोई भी एक जेन्युइन टैक्स पेयर एमनेस्टी स्कीम को पसंद नहीं करता, बिल्कुल मगर सही। और ये कोई अच्छा कदम नहीं है। मगर पाकिस्तान के जो मारूजी और ग्राउंड रियलिटी पे हालात हैं, हमें एक इफ़ेक्टिव एमनेस्टी स्कीम लानी है और उसके साथ हमें प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करनी है। ये ग्राउंड रियलिटी है। जो 2017 के जो एमनेस्टी स्कीम आई थी उस वक्त भी मैंने ये बात की थी, मगर उसकी टाइमिंग क्योंकि ऑड थी, वो गवर्नमेंट के आखिरी दिन थे और मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि गवर्नमेंट को अपने पहले सालों में एमनेस्टी स्कीम लानी पड़ेगी। और वो जो सियासी बयान दे रहे थे वो मैं अच्छी तरह मुझे यकीन था कि ये बातें अल्टीमेटली सेटल होंगी और एमनेस्टी स्कीम आएगी। आप पूरा मेरा फॉलो कर लें इसके बाद। चलिए कमिंग बैक टू द इशू, बात ये है मैडम के हमारे मुल्क में दो चीज़ें एमनेस्टी के लिए तकरीबन मजबूरी की हालत में हम चले गए हैं। पहली बात तो ये है कि हमने बेनामी के क़ानून को नाफिज कर दिया है और हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि पाकिस्तान में तकरीबन कम से कम 20 से 30% बैंक अकाउंट और बैंक अकाउंट ख़ास तौर पे करंट अकाउंट्स वो बेनामी नामों में हैं और बेनामी का मतलब है उन पर टैक्स नहीं दिया गया। तो हम अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम बेनामी लॉ को इम्प्लीमेंट करें और एक मौका उन लोगों को जिन्होंने बेनामी अकाउंट रखे हुए हैं उनको टैक्स सिस्टम में नहीं लाएं। तो ये तो एमनेस्टी स्कीम जिस दिन बेनामी अकाउंट्स का इम्प्लीमेंटेशन हुआ था उस दिन भी मैंने ये बयान दिया था कि आपको बेनामी का ट्रांजिशन देना पड़ेगा। जी बिल्कुल, ये आपने बात की थी। जी आपने सर ये शायद कामरान खान साहब के शो में बात की थी, आई रिमेंबर हियरिंग यू। जी मैंने कहा था, ठीक है। दूसरी बात ये है कि जो पाकिस्तान की एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन है जो इंग्लैंड से, स्विट्ज़रलैंड से और यूएई से, सिंगापुर से पाकिस्तान को एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन मिली है, उस इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पाकिस्तानियों के बेशुमार एसेट्स अभी भी अनडिक्लेयर्ड हैं
और हम शायद उस वक्त जब हमने एमनेस्टी स्कीम लेकर आए थे वो हम पूरी तरह उसको प्रोपोगेट नहीं कर सके थे। कानून में से लोगों का ख्याल था कि सुप्रीम कोर्ट उसमें इंटरफेयर करेगी और बहुत सी चीज़ें मौजूद थी। उस वक्त भी मैंने कहा था कि ये गलत है, एमनेस्टी स्कीम को प्रोपोगेट करना चाहिए। अच्छा, कमिंग बैक टू दिस थिंग, मैं एक बात वाज़ेह कर दूं कि एमनेस्टी स्कीम नहीं होगी ये, इसको हम FATF में फॉरेन एसेट एंड लोकल एसेट डिक्लेरेशन लॉ बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि इसमें सिर्फ आपको टैक्स से छूट नहीं मिल रही, बल्कि वो क़वानीन जिसके तहत आपने पैसा बाहर भेजा है या कहीं पे पैसा एक्सचेंज की प्रॉब्लम्स हैं तो या कॉर्पोरेट लॉ के प्रॉब्लम है तो वो भी आपको ख़त्म कर दी जाते हैं और एक नए सिरे से शुरू किया जाता है। इसलिए ये जो आने वाली चीज़ है और जो 16 में या 17 में भी आई थी वो एसेट डिक्लेरेशन लॉ था और एमनेस्टी स्कीम नहीं थी। तो मैं दोबारा ये वाज़ेह कर देना चाहता हूँ कि एमनेस्टी या डिक्लेरेशन स्कीम पाकिस्तान में लानी थी, लानी पड़ेगी और लाई जाएगी और गवर्नमेंट का जो कदम है बिल्कुल ठीक है। अब सिर्फ एक मैटर रह गया है जो सेटल होना है कि अब जो एमनेस्टी दी जाएगी उसका रेट ऑफ टैक्सेशन क्या होगा अगर आदमी एसेट ट्रांसफ़र करेगा पाकिस्तान में और अगर आदमी ट्रांसफ़र करेगा पाकिस्तान से बाहर ट्रांसफ़र नहीं करेगा। सर, इफ़ आई कैन जस्ट इंटरप्ट यू हियर, और आपकी बातों से ये लग रहा है कि जैसे इस दफ़े की जो एमनेस्टी स्कीम होगी या एसेट डिक्लेरेशन जिसको आप कह रहे हैं, तो वो पाकिस्तान के लिए भी होगी, जो पाकिस्तान के अंदर बैंक अकाउंट्स हैं बेनामी के और जो फॉरेन एसेट्स पाकिस्तानियों ने रखे हुए हैं, दोनों के लिए होगी? जी जी बिल्कुल सही, दोनों के लिए होगी, बल्कि हर चीज़ के लिए होगी। सही। तीसरी बात जो है जो असद साहब कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब हम डॉक्यूमेंटेशन की तरफ बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं और जिन लोगों का ख्याल है कि गवर्नमेंट के पास डेटा नहीं है या चीज़ें नहीं हैं वो उनकी गलतफहमी है। देखिए, पिछली गवर्नमेंट के अंदर मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, मगर मैं विल और एक लफ्ज़ शायद सिंसियरिटी मुख्तलिफ लफ्ज़ हो जाएगा, सिंसियरिटी, विल और अपनी पर्सनल मैटर्स की हैंडलिंग इतनी ख़राब थी कि शायद कोई गवर्नमेंट उस फोर्स से एक्शन लेने की ताकत नहीं रखती थी। ये गवर्नमेंट जो है, इस गवर्नमेंट के पास किसी पास की गवर्नमेंट का बैगेज नहीं है। तो अगर ये काम इमरान खान साहब की गवर्नमेंट नहीं कर सकी तो फिर ये पाकिस्तान की बड़ी बदकिस्मती होगी। सर, बट इसमें थोड़ा सा मसला तो कैपेसिटी का हमेशा रहता ही है ना, क्योंकि जब भी एमनेस्टी स्कीम की बात करते हैं एक्सपर्ट्स तो वो हमेशा कहते हैं, जी सर, वो कहते ये है कि कैरेट एंड स्टिक दोनों होना चाहिए, कि आप कैरेट के थ्रू इंसेंटिव तो देते हैं कि लोग अपने आप को डिक्लेयर कर लें, अपने एसेट्स को डिक्लेयर कर लें, मगर जब तक उनको दूसरी तरफ से ख़तरा ना हो कि अगर वो डिक्लेयर नहीं करेंगे और पकड़े जाएंगे तो देयर विल बी हायर पेनल्टी टू पे, तो तब तक ऐसी स्कीम्स काम नहीं करती। और इसीलिए कहते हैं कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की सारी जो स्कीम्स थी माजी की वो फेल हो गई। उन्होंने तकरीबन 4 स्कीम्स लॉन्च की थी अपनी ये पिछली हुकूमत में। ये मैं आपको थोड़ी बात क्लियर कर दूं, देखिए मेरी बात दोबारा थोड़ा गौर से सुने। पाकिस्तान में कभी भी एसेट डिक्लेरेशन स्कीम नहीं आई है फॉरेन की। जो लास्ट स्कीम आई थी वो पाकिस्तान की पहली फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम थी। ये गलत फहमी है लोगों की कि कभी फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम आई है। नहीं सर, वो तो पहली थी, बट उसके भी जितने आई थिंक द गवर्नमेंट वाज होपिंग कि $4 बिलियन वो उससे डिक्लेयर हो जाएगा और उनके पास आ जाएगा, मगर जो एक्चुअल टारगेट्स अचीव हुए थे वो बहुत कम थे इन कंपैरिजन। देखिए, मैं फिर वो दोबारा इस बात पर आ रहा हूँ कि आप बिल्कुल दुरुस्त है कि कैरेट और स्टिक दोनों साथ चलना चाहिए, मगर अब सवाल पहले हम दो डिवाइड कर लेते हैं। पहले हम बात करते हैं फॉरेन एसेट्स की और फिर बात करते हैं लोकल एसेट्स की। पहले मैं फॉरेन एसेट पे ये बता दूं कि फॉरेन एसेट में जिन लोगों को ये गलत फहमी है कि पाकिस्तानी गवर्नमेंट के पास फॉरेन एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, वो इस एमनेस्टी को अगर अवेल नहीं करेंगे तो वो पछताने के बाद जेल में होंगे या FIA के कमरे के FIA और नैब में बैठे होंगे। ये मैं आपको गारंटी से कह सकता हूँ। अब इंफॉर्मेशन का ये आप वो सर OECD का जो हमने साइन किया उसके हवाले से ये बात कर रहे हैं ना? जी, मैं CRS के रेफरेंस से कह रहा हूँ, मैं फाटका के रेफरेंस से कह रहा हूँ, मैं ये उस रेफरेंस से कह रहा हूँ कि सिंगापुर गवर्नमेंट ने पाकिस्तान गवर्नमेंट के साथ बहुत डिटेल में उन एसेट की मैनेजमेंट का, ट्रांसफ़र का इंफॉर्मेशन डेटा शेयर किया है जो पाकिस्तानियों के पैसे सिंगापुर ट्रांसफ़र हुए थे।
5-6 साल पहले जब सिंगापुर ने नेशनलिटी स्कीम दी थी। दूसरी बात है कि जो दुबई वाले हैं, जो दुबई की जन्नत थी, वो जन्नत अब जन्नत तो दुबई तो है, मगर अब शायद पाकिस्तानियों के लिए जन्नत बेनामी रखने के लिए या रखने के लिए अब वो जन्नत उस तरह की नहीं है, क्योंकि प्रॉब्लम दुबई गवर्नमेंट को भी FATF का है। और पाकिस्तान आपने आज ही सुना होगा कि जबले अली की लीक का भी फैसला होने वाला है। हमें ये बड़ी अच्छी तरह मालूम है कि कौन सी कंपनियां पाकिस्तानियों की हैं, कौन सी कंपनियां किसकी हैं। पाकिस्तान के पास पूरी इंफॉर्मेशन है। अब सिर्फ काम ये रह गया है कि किसी के अंदर, जो कि मेरा ख्याल इमरान साहब के पास है ताकत, किसके पास ये ताकत है कि वो इंफॉर्मेशन बिल्कुल सही तरह से इस्तेमाल हो और इस्तेमाल किया जाए। तो सर कोई कहने की कोशिश कर रहा हूँ सही कि पॉलिटिकल विल की बात है और क्योंकि बैगेज नहीं है इमरान खान साहब का, वो इसको करेंगे। मैं सिर्फ उसका मशवरा दे सकता हूँ। स्टिक इस्तेमाल करने का राइट गवर्नमेंट के पास है, मगर ये बात भी हमें बिल्कुल ध्यान में रखनी चाहिए कि FBR का माहौल और FBR के लोगों के पास वो सलाहियत और वो मैनरिज्म और वो चीज़ें नहीं हैं जो एक स्टिक को कामयाब कर सकती है। मगर अब उस FBR के साथ हमारा गुजारा नहीं है। इस शक्ल में या दूसरी शक्ल में हमें FBR को पूरी तरह रिफॉर्म करना है और इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगी कि 1 महीने बाद या 1.5 महीने बाद आपको एक पाकिस्तान में नई शक्ल नज़र आएगी इस टैक्स कलेक्शन मैकेनिज़्म की, चाहे यही FBR हो या वो दूसरी शक्ल में FBR हो। मगर ये जो सिस्टम है हम चल रहे हैं वो नहीं होगा। मगर जो इसमें दूसरी जो बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है और वो समझनी सबको चाहिए, कि मैं एक दफ़ा एमनेस्टी स्कीम दे दूँगा, एसिड वाइट हो गई, मगर पाकिस्तान में हमारे क़वानीन में पैसा दोबारा ब्लैक पैसा क्रिएट होने के बहुत सारे मौक़े मौजूद हैं। और पाकिस्तानी ख़ास तौर पर एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर्स और रिटेल ट्रेड वाले किताबों से बाहर पैसे रखने के लिए बहुत सारे तरीके इस्तेमाल करते हैं। इसमें स्मगलिंग भी है, इसमें अफ़गान ट्रांजिट ट्रेड भी है और बहुत कुछ है। उनका ये कहना है कि हमें एक टाइम पीरियड चाहिए अपनी चीज़ों को सही करने के लिए। मेरा ख्याल है कोई गवर्नमेंट भी 1 साल से ज़्यादा टाइम पीरियड नहीं दे सकती। उनको हमें अपने आप को लाइन में लाना पड़ेगा। इस पर एक बड़ी नेगोशिएशन होनी है। अगला साल बहुत अहमियत रखता है, 2019 का साल एंड जो है बहुत अहमियत रखता है। इसमें एक बातचीत होगी कारोबारी हजरात से गवर्नमेंट की और एक सही कदम पे आगे बढ़ेंगे। तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि ये काम नैब या FIA का नहीं है, ना ये स्टेट बैंक के FMU का काम है। हमें एक इंटीग्रेटेड एजेंसी बनानी पड़ेगी जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड पे लाए और उन रिकॉर्ड पे लाने के बाद उन ट्रांजैक्शन को प्रॉपर्ली डील करे। ये काम फाइनेंशियल रेगुलेटरी अथॉरिटी का है। जी बहुत बहुत शुक्रिया शबर ज़ैद, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाजरीन, नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से जो हुकूमत के इस वक्त प्लान्स हैं। स्टे विद अस। डिटर्मिनेशन नहीं थी। मैं आपको इस हुकूमत की तरफ से वाज़ेह पैगाम आपको देना चाहता हूँ कि ये हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान की इम्प्लीमेंटेशन में बिल्कुल क्लैरिटी रखती है और इंशाअल्लाह कौम देखेगी अगले चंद माह में नेशनल एक्शन प्लान को उस रूह से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। नेशनल एक्शन प्लान पे हमने उनको पहले भी दावत दी है और फिर दावत देते हैं। इसमें कौमी तफाक़ राय ज़रूरत है उसकी और मुझे उम्मीद है कि वो अपने फैसले पर नज़रसानी करेंगे। वेलकम बैक। अब हम बात करेंगे नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज कहा है कि नेशनल एक्शन प्लान पे इम्प्लीमेंटेशन इसलिए नहीं हुई क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ में ना तो
पॉलिटिकल विल थी ना उनमें इतनी हिम्मत थी कि वो ये काम कर सकते। मगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बकौल कुरैशी साहब के इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन कर पाएगी क्योंकि वो कैपेसिटी भी रखती है और उसकी पॉलिटिकल विल भी है। उन्होंने ये भी कहा कि इसी हवाले से उन्होंने अपोजिशन को दावत भी दी थी कि वो आए और कंसल्टेशंस हों नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, और उनको उम्मीद है कि जो अपोजिशन है उनकी जितनी भी शिकायतें हुकूमत के साथ हैं उसके बावजूद वो आएंगे और इस कंसल्टेशन में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा आज वज़ारत दाखिला है उसमें एक मीटिंग भी हुई जिसमें चारों सूबों ने जो प्रोग्रेस रिपोर्ट थी नेशनल एक्शन प्लान के हवाले से वो पेश की। मगर सवाल यहाँ यही उठता है कि नेशनल एक्शन प्लान पे अगर अभी तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुई तो उसकी क्या वजह है? पॉलिटिकल विल नहीं थी या कैपेसिटी का इशू है? इन इश्यूज़ पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राना साहब जो एक सीनियर तज्जियाकार है। वेलकम टू द शो सर। जी शुक्रिया बुलाने के लिए प्रोग्राम। जी आमिर साहब, तो ये बताएं कि ये जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने आज बयान दिया है तो इसके हवाले से अगर हम बात करें तो क्या सचमुच जो इशू है वो पॉलिटिकल विल का है या इसके अंदर कोई और मसाइल भी हैं जैसे कि कैपेसिटी हो या कभी ही किसी ने इतना सीरियसली लिया ही नहीं कुछ इश्यूज़ को जो नेशनल एक्शन प्लान का हिस्सा थे? देखिए, ये वज़ीर ख़ारजा का बयान एक सियासी बयान है और जहाँ तक विल की बात है, पिछली हुकूमत हो या आपकी हुकूमत हो, हुकूमतें कुछ डिलीवर करना चाहती हैं, लेकिन किन एरियाज़ में डिलीवर करेंगे वहाँ पे बहुत सारे इबाम हैं, बहुत सारे नो गो एरियाज़ हैं। अगर आप पिछली हुकूमत का देखें तो ये नेशनल एक्शन प्लान ही था जिसकी वजह से जो सिविल मिलिट्री बैलेंस जो है वो ख़राब होता रहा और सियासी प्रेशर बिल्ट होता रहा। और बदकिस्मती ये रही है जब से ये नेशनल एक्शन प्लान बना है कि सिर्फ इसको कुछ हलकों में तो इसको सिर्फ फ़ौजी अदालतों तक महदूद रखा गया कि जी हाँ फ़ौजी अदालतें होंगी तो नेशनल एक्शन प्लान है, या जब सियासी हलकों में बात होती थी तो वो सिर्फ कालअदम तंजीमों के हवाले से ज़्यादा फोकस रहा है। और एपिक्स कमेटीज़ जो बनी हैं वहाँ पे भी यही दो नुकात या ज़्यादा से ज़्यादा मदारिस का तीसरा नुक्ता उनके ज़हर बहस आता रहा है। तो फोकस बट सर मदारिस पे भी कोई ख़ास ज़्यादा प्रोग्रेस हो नहीं पाई है, उसके ऊपर भी बैक एंड फोर्थ ही होता रहा। पहले ये सोचते रहे कि कौन सी मिनिस्ट्री देखेगी फेडरल लेवल पे, उसके बाद ये डिसाइड होता रहा कि प्रोविंसेस देखेंगे, और जब तक वो बात प्रोविंसेस तक पहुंची या जिम्मेदारी उनको सौंपी गई उसके बाद हमें कभी पता नहीं चला कि मदरसों के हवाले से क्या हुआ। बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत सारे अहकामात हैं, लेकिन मदारिस के ऊपर बतौर ख़ास जो है ख़ासा ब्रेन स्टॉर्मिंग हुई कई सतहों के ऊपर। नेक्टा के अंदर हुई, फिर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे जंजीवा साहब, उन्होंने उसको ख़ासा सीरियसली लिया। और 2-3 फोरम ऐसे थे जो मुसलसल कंसल्टेशन करते रहे और उन्होंने कुछ रिकमेंडेशंस भी थी, पॉलिसी फ्रेमवर्क भी बनाए कि कैसे मेन स्ट्रीम होंगे, रजिस्ट्रेशन कैसे होंगी। लेकिन एक ख़ास जगह पर जाके ये अमल रुक जाता है, इम्प्लीमेंटेशन से पहले ही जो है ये अमल रुक जाते हैं। ये सबसे बड़ा मसला रहा है। वही मैं कह रहा हूँ कि हर जगह पे आके एक इबाम है और सियासी जो हमारी सिविलियन हुकूमतें हैं वो उनके लिए ख़ासा मुश्किल है इस इबाम को ख़त्म करना। इसलिए हम बार बार इसको कहते रहे हैं कि इस मसले को तमाम के तमाम नेशनल एक्शन प्लान के एक एक नुक्ते को पार्लियामेंट में जाना चाहिए। और इसके ऊपर मेरा ख्याल है फॉर्मर जो चेयरमैन सेनेट थे उनकी तजवीज़ बहुत ही उम्दा तजवीज़ थी कि पार्लियामेंट की इंसाइट हो, उसके ऊपर एक कमेटी बनाई जाए नेशनल एक्शन प्लान के ऊपर, लेकिन उस तरफ भी नहीं जाया गया। तो ये मेरा ख्याल है कि अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। कालअदम तंजीमों का नुक्ता जो है बहुत ही आम है और उसी से जुड़े हुए बाकी नुकात हैं, खा वो प्राइवेट मिलिशियस का हो, पंजाब के अंदर मिलिटेंट के नेटवर्क्स का हो, मदारिस का हो। इस एक बुनियादी नुक्ते से हेट स्पीच का नुक्ता है, इसी से जुड़े हुए हैं। जब तक आप उसको बहुत क्लैरिटी के साथ, वजाहत के साथ उसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं करेंगे, कुछ पॉलिसी इवॉल्व नहीं करेंगे, उस वक्त तक मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी कामयाबी हासिल हो सकती है। जहाँ पे ये अभी तो इस हुकूमत में ये भी बात हो रही है कि NAP 2 लेके आएंगे, लेकिन NAP 1 का तो हमें पता नहीं क्या हुआ और NAP 2 की बात कर रहे हैं, और वो भी ऐसा NAP 2 जिसके अंदर इनपुट सिर्फ एक सेक्शन ऑफिसर का है।
असल में मसला यही है ना सर, जैसे आपने खुद कहा कि जो सिक्योरिटी साइड जिसको हम कहते हैं नेशनल एक्शन प्लान की, कि मिलिट्री ऑपरेशंस करने हैं या इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस करने हैं, जो वो मिलिटेंट्स उस तरह के हार्डन मिलिटेंट्स हैं और उनके जो नेटवर्क्स हैं उनको तो हम उसके बारे में तो कुछ कर सकते हैं, मगर जहाँ रेडिकलाइजेशन है एक मुआशरे की, उसके ऊपर इबाहम है और उसके ऊपर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है मगर आगे कोई फैसला नहीं होता। मगर एक तीसरा भी इसका एस्पेक्ट है और वो है कोर्ट्स के हवाले से, और जुडिशल सिस्टम को भी तो हमने फिक्स करना है, नहीं तो मिलिट्री कोर्ट से कैसे छुटकारा पाएंगे। देखिए, नेशनल एक्शन प्लान के कुछ एक कलीदी नुकात थे। जैसे मैंने कहा कि जो बराह रास्त काउंटर टेररिज्म के चैलेंज के साथ जुड़े हुए थे वो कालदम तंजीमों का था, दहशतगर्द तंजीमों का था, हेट स्पीच से रिलेटेड थे, जिनके ऊपर फोकस करना चाहिए था। कुछ थे पॉलिसी इनिशिएटिव लेने थे, आपने स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी थी, जो आप समझा जा रहा था कि एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट क्रिएट होगी तो ये फिर ये काउंटर टेररिज्म का चैलेंज आसान हो जाएगा। उसमें क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का था, उसमें फाटा रिफॉर्म्स, कराची का डाला गया, बलूचिस्तान में रिकन्सिलिएशन की बात की गई। तो ये तमाम जो नुकात हैं बुनियादी तौर के ऊपर एक पूरा स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स को किया गया। लेकिन चैलेंज बुनियादी तौर के ऊपर काउंटर टेररिज्म का ही है। उसके 3 फोल्ड हैं। एक का आपने जिक्र किया कि वो जो ग्रुप एंटी स्टेट ग्रुप हैं, कम से कम उनके ख़िलाफ़ जो ऑपरेशंस हैं उसके अंदर कोऑर्डिनेशन बेहतर होनी चाहिए इदारों के अंदर, जो बदकिस्मती से कई कोशिशों के बावजूद उस तरह की एक आइडियल कोऑर्डिनेशन अभी तक डेवलप नहीं हो सकी। दूसरा जो सबसे बड़ा चैलेंज है टेररिज्म का, वो कालदम तंजीमें हैं, बैंड ऑर्गेनाइजेशन है, जो FATF का जो इशू है उससे जुड़ा हुआ है। उनके से मेन स्ट्रीमिंग करनी है, क्या करना है, डी रेडिकलाइजेशन करनी है, उस पर शदीद किस्म के इबामात अभी तक मौजूद हैं। सर, ये जो आपने जिक्र किया, अगर इस हवाले से ये पूछें कि ये तो अभी तक शायद किसी मत ने क्लैरिफाई ही नहीं किया कि डी रेडिकलाइजेशन क्या होती है, मेन स्ट्रीमिंग क्या होती है, और इनमें से उन्होंने कौन सा ऑप्शन जो है वो अडॉप्ट करना है। और जब वो डी रेडिकलाइजेशन या मेन स्ट्रीमिंग की बात करते हैं तो क्या वो पूरे ग्रुप की बात कर रहे हैं या उसके अंदर जो इंडिविजुअल्स हैं उसकी बात कर रहे हैं? देखिए, इसमें भी खासा एम्बिग्विटीज़ हैं। जितना पॉलिसी डिस्कोर्स हुआ है पिछले 5-6 साल के अंदर कई सतहों के ऊपर, इंटीरियर मिनिस्ट्री के ऊपर या मुख्तलिफ हमारे रियासती इदारों की सतह के ऊपर, वो डी रेडिकलाइजेशन को एक बड़े महदूद मानों के अंदर समझते हैं। कभी उसको रीइंटीग्रेशन से ग्रुप की सतह के ऊपर जमातों को कर लें, उसके साथ कर लेते हैं। डी रेडिकलाइजेशन के कुछ सेंटर जो मिलिट्री के चल रहे हैं, स्वात ऑपरेशन और फाटा के चल रहे थे, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में बनाए गए थे। उनका कि अच्छा यही सिर्फ डी रेडिकलाइजेशन होती है, तो उसमें भी बहुत सारे इबामात हैं किन को होना चाहिए किन को नहीं। उसके लिए भी देखिए बहुत अहम तजावीज़ जो हमारे सिक्योरिटी के माहिरीन हैं पाकिस्तान के अंदर, प्रैक्टिशनर रहे हैं, उनकी तरफ से यही आई थी कि एक उसमें एक्सपर्ट कमेटी हो, पार्लियामेंट की इनसाइट के साथ तमाम इंस्टीट्यूशन ऑन बोर्ड हों, वो बिहेवियर्स जो हैं स्टडी करें, तमाम ऑर्गेनाइजेशंस की उनकी टेस्टिमनीज़ हों, इंडिविजुअल्स के केसेस को देखा जाए। इसका इस तरह के कई मॉडल हैं दुनिया के अंदर, ये इस तरह की स्क्रूटनी की जा सकती है, ग्रुप्स की भी और इंडिविजुअल सतह के ऊपर भी। प्रॉब्लम जो मैं आपसे एक बार कह रहा हूँ कि वो बहुत सारे ऐसे सिविलियन हुकूमतों के लिए नो गो एरियाज़ हैं, और हमारे जो सिक्योरिटी के इदारे हैं वो जहाँ पे इबाम है उनको क्लियर नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वजाहत नहीं कर पा रहे हैं। तो सिविलियन हुकूमतों के लिए यही सबसे बड़ा मसला होता है। अभी जब ये तो सर अगर सबसे बड़ा मसला सिविल मिलिट्री सर अगर सबसे बड़ा मसला सिविल मिलिट्री इम्बैलेंस का है, तो क्या अब जब ये हुकूमत बार बार कहती है कि दे आर ऑन द सेम पेज एज द मिलिट्री और कोई तनाव नहीं है दोनों इंस्टीट्यूशंस के दरमियान, तो डू यू थिंक अब इनके पास एक अच्छा मौका है एटलीस्ट ये जो एम्बिग्विटी है या इबाम है इसको ख़त्म करने का? ये देखिए, ये बड़ा अहम सवाल है। पिछली हुकूमत में भी हमने देखा कि यही कालदम तंजीमें, नॉन स्टेट एक्टर्स एक बुनियादी वजह बने थे इंडिया का अफ़गानिस्तान के इशूज़ के अलावा, एक बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर थे तनाव पैदा करने में। और अभी भी अगरचे कहा यही जा रहा है कि तमाम इदारे सेम पेज के ऊपर हैं, बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। लेकिन जो अभी थोड़ा सा हमें लगा कि कहीं पे कोई फ्रिक्शंस पैदा हुई हैं, तो वो भी इसी मसले के ऊपर पैदा होना शुरू हुई हैं।
होना यही चाहिए कि तमाम इदारे एक पेज के ऊपर रहें, एक बेहतर और जामे कम्प्रहेंसिव पॉलिसी लेके आए नॉन स्टेट एक्टर्स के मतलब और बहुत क्लैरिटी के साथ बहुत सारी चीज़ों को करने की ज़रूरत। ऑप्शंस हो सकती हैं कि आपने इन नॉन स्टेट एक्टर्स के साथ करना क्या है। उनके लिए कई तजावीज़ अभी भी फ्लोट हुई हैं जो कई इदारों की सतह के ऊपर ज़ेर बहस रही हैं। क्या तो इनको पैरामिलिट्री फोर्सेस में इनको शामिल कर लिया जाए, उससे पहले किस किस्म की प्रोसेस हो वो है। फिर जिन लोगों को अभी गिरफ़्तार किया गया है उनकी किस किस्म की रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। फिर ये कि इसके साथ बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला और हमसे बात की। नाउ विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे पेशावर की जो BRT मंसूबा है जिसके ऊपर जो प्रोविंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट है वो आ गई है और बहुत तनकीद की है उसने इस प्रोजेक्ट के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे पेशावर बस ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट मंसूबे की, जिसके हवाले से सूबाई इंस्पेक्शन टीम ने अपनी रिपोर्ट जो है वो पेश कर दी है। और इस ये जो रिपोर्ट है ये बहुत सख्त है और बहुत तनकीद की गई है इस प्रोजेक्ट के हवाले से कि इसकी प्लानिंग काफ़ी नहीं की गई थी, जिसकी वजह से बार बार डिज़ाइन में तब्दीली करनी पड़ी है और जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फंड्स इस्तेमाल हुए हैं इसके अंदर। इसके अलावा वो कहते हैं, रिपोर्ट ये भी कहती है कि अभी भी बहुत सारे फ्लॉज और जो डिज़ाइन फेलियर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा हैं, जैसे कि जो पेडेस्ट्रियंस हैं या चलने वाले हैं उनके लिए जगह नहीं रखी गई और कई जगहों पे इस प्रोजेक्ट के लॉन्च होने के बाद पेशावर के अंदर ट्रैफिक चौक हो सकती है। इस इशू पे बात करने के लिए साथ मौजूद हैं इफ्तिखार फिरदौस साहब जो एक सीनियर सहाफ़ी हैं। वेलकम टू द शो सर। थैंक यू आरिफा। जी इफ्तिखार साहब, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर कौन सी जो मेन मोटी चीज़ें हैं जिसके हवाले से इस प्रोजेक्ट की तनकीद की गई है और कहा गया है कि इसमें मसाइल थे? देखें, ओवरऑल प्रोजेक्ट के एक तो उन्होंने जो सजेशंस दिए हैं और जो रिकमेंडेशंस दी हैं उसकी बिना पर उन्होंने फैसला किया है। जिन चीज़ों को उन्होंने जमा किया है उसमें, जैसे आपने कहा, पेडेस्ट्रियन वॉक पाथ्स हैं, उसमें ट्रैफिक का प्रॉब्लम है और उसमें जगह जगह डिज़ाइन की इश्यूज हैं, जहां पर ये भी बोला गया है कि बसें भी जो है वो क्लियर तरीके से आपस में जो है वो नहीं गुजर सकती। तो इनको मद्देनजर रखते हुए उसमें जो है वो सजेशंस दी गई और उनमें ये कहा गया है कि इन लोगों के खिलाफ जो इसमें है, जो रिस्पॉन्सिबल है, उनके खिलाफ जो है वो एक्शन जो है वो लिया जाए। लेकिन आरिफा, यहाँ पे ये बात करना जो है वो जरूरी है कि रिपोर्ट को जो है वो ओपन एंडेड रखा गया है, डिस्पाइट द फैक्ट के जो डायरेक्टर जनरल थे PDA के, जो पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, उनको कल जो है वो रिमूव कर दिया गया। जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट थे उनको भी रिमूव कर दिया गया। लेकिन रिपोर्ट लेकिन रिपोर्ट जो है वो ओपन एंडेड है। ये भी लिखा गया है कि एक्सचेकर को जो है वो लॉसेस जो है वो हुए हैं, कितने हुए हैं इसका भी कोई जिक्र नहीं किया गया और ये भी नहीं कहा गया कि किस जगह पर जो है वो लॉसेस हुए हैं। तो एक ओपन एंडेड रिपोर्ट है जिसने काफी ज्यादा स्पेस छोड़ दी है और रिपोर्ट्स की है। मेरे ख्याल में जो उनके पास इफ्तिखार साहब, क्या इस रिपोर्ट ने किसी के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है इन सारी जो गलतियों की और कोताहियों की, या उन्होंने सिर्फ ये कहा है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी चाहिए? कोई उसमें ऐसी कोई बात नहीं लिखी गई जिसमें ये कहा जाए कि किसी इंडिविजुअल का या किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का जो है वो नाम लिखा हो। ऐसी उसमें कोई भी बात नहीं है। फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के हवाले से भी कोई डिटेल नहीं है, सिर्फ टेक्निकल फॉल्ट। जी, उन्होंने सिर्फ हिंट किया है रिपोर्ट ने कि बहुत ज़्यादा पैसे इस्तेमाल इस तरह हुए हैं कि अगर बहुत कोई हाई कॉस्ट चीज़ों की थी तो उसके ऑर्डर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा प्लेस किए गए, मगर ये एक्सप्लेन नहीं किया कि कितने पैसे या वो किसने फैसला किया इस पे कोई। तो सर, क्या ये रिपोर्ट जो है, क्या ये इवेंचुअली परवेज खटक साहब तक ये बात पहुंच सकती है? देखें, जो हम यही हमारे जराए हैं वो
तो ये इस बात की तस्दीक जो है वो करते हैं कि इशारा जो है वो गालिबन उन्हीं की तरफ है। लेकिन आरिफा, यहाँ पर एक बात करना जो है वो ज़रूरी है कि प्रोविंशियल इंस्पेक्शन टीम का जो मैंडेट था और जो टाइम उनको दिया गया है, और अगर आप उस रिपोर्ट की लैंग्वेज भी जो है वो असेस कर दें तो वो कोई ज़्यादा प्रोफेशनल किस्म की जो है वो नहीं लगती। और उनको जो टाइम फ्रेम दिया गया था वो 2 हफ्ते का जो है वो दिया गया था, जिसके अंदर दे हैड टू कंपाइल द रिपोर्ट। इसके अलावा जो बाकी जो रिपोर्ट्स हैं जो फाइनेंशियल मिसअप्रोप्रिएशन के हवाले से हैं, वो नैब की वो रिपोर्ट है जिसको कोर्ट ने जो है वो सील करके रखा है। वो सील किया हुआ है जी। वो सर तो कब ऑर्डर हुई थी जो नैब पेशावर हाई कोर्ट ने जिस रिपोर्ट को सील किया गया है, व्हेन विल दैट सी द लाइट ऑफ डे? जब मीडिया के अंदर जो है वो बातें गर्दिश करने लग गई समवेयर इन द मिडल ऑफ लास्ट ईयर, जब ये प्रोजेक्ट जो है वो 6 महीने में जो है वो कंप्लीट जो है वो नहीं हो सका और पीटीआई के टेन्योर का जो एंड था, उस वक्त में जो है एक सिविल लिटिगेशन के अंदर जो है यानी जो ह्यूमन राइट्स लिटिगेशन के नीचे जो है कोर्ट ने डायरेक्टर जनरल पीडीएमए को और बाकी जो रिस्पोंडेंट्स हैं उनको कॉल आउट किया था, और उसके बाद नैब ने जो है वो एक इंक्वायरी शुरू की थी जो स्टॉप कर दिया गया था, ये प्री रेक्विजिट देकर कि ये पब्लिक बेनिफिशियल जो है एक स्कीम है और अगर इस टाइम पर इसमें कोई खलल पड़ जाए तो पेशावर के शहरियों को जो है वो काफ़ी मसला जो है वो होगा। अब जब ये सवालात जो है वो उठने लग गए हैं और प्रोजेक्ट ऑलमोस्ट जो है वो नियर कंप्लीशन है, एटलीस्ट जो मौजूदा फॉर्म में है, और डायरेक्टर जनरल को भी बदल दिया गया है पीडीए का, तो अब देखते हैं कि कोर्ट का अगला फैसला क्या आता है और कौन, शायद ऑपोजिशन की पार्टी सुनने में ये आया है और कुछ सिविल सोसाइटी के लोग हैं जो लिटिगेशन में दोबारा जो है वो जाएंगे। सर, तो अब इसकी जो कंप्लीशन डेट है, जब पिछली दफ़े आपसे बात हुई थी तो आपने कहा था कि शायद ये 2020 के अंदर मुकम्मल होगा, उससे पहले नहीं हो सकता। Does that still stand? अभी भी यही है? जो इसकी बीआरटी की जब हम बात करते हैं तो हम बीआरटी कॉरिडोर की बात कर रहे हैं। कॉरिडोर के अंदर इट्स नॉट जस्ट द बस सिस्टम जो है, बल्कि इसके अलावा जो है वो शॉपिंग प्लाजाज भी हैं, पार्किंग प्लाजाज भी हैं, वो सब मिल मिलाकर 2021 की जो है इसमें जो है वो डेडलाइन रखी गई है और वो लोन से रिलेटेड भी जो है वो डेडलाइन है। जहाँ तक जो है इंटरनल मीटिंग्स का ताल्लुक है तो पिछले थर्सडे फ्राइडे को पीएम हाउस के अंदर जो है हमारे चीफ मिनिस्टर साहब गए थे और वहाँ पर जो है ब्यूरोक्रेसी पर इसकी जिम्मेदारी जो है वो डाल दी गई थी। एक रीज़न जो सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट को जो है वो हटाया गया, जो हमारे ज़राए जिस बात की तस्दीक करते हैं कि उन्होंने उनको एक एक्चुअल जो है वो डेडलाइन जो है वो दी थी। उन्होंने कहा था कि दिसंबर से पहले इस पे बस चलाना जो है वो नामुमकिन है, जिस पे जो लीडरशिप थी, सूबाई लीडरशिप थी, उन्होंने काफ़ी बरहमी का इजहार किया था। जी, बहुत बहुत शुक्रिया इफ्तिखार फिरदौस साहब, आपने हमसे बात की। नाजरीन, आज बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम टाइम।